हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 61 से लेकर 90 तक है। क्या है अध्याय 6? हाजिर होने को विवश करने के लिए याचिकाएं, जिसमें मैं आज आपको सम्मन बताऊंगी कि सम्मन क्या होता है, सम्मन में कैसे सम्मन का पालन किया जाता है, सम्मन का प्रारूप क्या होता है, हम सम्मन कैसे किसी को जारी किया जाता है, अगर व्यक्ति नहीं मिलता तो उसकी तामीली कैसे की जाती है, आदि आदि सारी बातें बताऊंगे। इसलिए प्लीज मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सम्मन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। क्या क्या बताऊंगी कि सम्मन क्या होता है, सम्मन का प्रारूप क्या होता है, सम्मन के कंटेंट या आवश्यक तत्व क्या होते हैं, और सम्मन की तामीली कैसे की जाती है। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी जुडिशरी हो या बिहार जुडिशरी हो, अमूमन पूछा जाता है कि सम्मन क्या होता है, सम्मन का प्रारूप क्या है, सम्मन के आवश्यक तत्व या कंटेंट क्या है, सम्मन की तामीली कैसे की जाती है। ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सम्मन क्या होता है, इसमें मैं देख लूं कि हाजिर होने के लिए, विवश होने के लिए याचिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है। सम्मन के बारे में प्रावधान क्या, कहां से कहां तक किया गया है, तो सेक्शन 61 से लेकर 69 तक, 61 से लेके 69 तक सम्मन के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि गिरफ्तारी का वारंट के बारे में प्रावधान 70 से लेके 81 तक, 70 से लेके 81 तक गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है। उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान, ये अमूमन प्री में बहुत पूछा जाता है कि कहां से कहां तक उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान है। तो ये जानते रहिए कि 82 से लेके 86 तक इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और फिर क्या क्या कह रहा है कि आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम क्या है, तो 87 से लेकर 90 तक उसके बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि हमने आपको बताया था कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं के बारे में प्रावधान 61 से लेकर 90 तक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। सम्मन के बारे में प्रावधान 61 से लेकर 69 तक, 61 से लेकर 69 तक, गिरफ्तारी का वारंट 70 से लेकर 81 तक, उद्घोषणा और कुर्की 82 से 86 तक, आदेशिका संबंधी अन्य नियम 87 से लेकर 90 के तक प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आइए देखिए सम्मन क्या होता है, जिसके बारे में प्रावधान 61 से लेकर 69 तक किया गया है। तो सम्मन जब हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 204, तो उसमें यह प्रावधानित है कि सम्मन मामले में सम्मन जारी होगा और वारंट मामले में वारंट जारी होगा। 204 क्या कहता है कि सम्मन मामले में सम्मन जारी किया जाएगा, जबकि वारंट मामले में वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन उसका अपवाद भी दिया गया है कि कुछ कंडीशन में सम्मन मामले में वारंट जारी हो सकता है। कब? जब हम सीआरपीसी की धारा 87 पढ़ते हैं तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कब सम्मन मामले में वारंट जारी किया जा सकता है। जब हम वहां पे आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, और जब हम वहां पे आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि क्या होता है कि जब सम्मन जारी हो जाता और अभियुक्त फरार हो जाता है, या सम्मन का पालन नहीं करता, या सम्यक रूप से अपने छिपाता है, तो न्यायालय क्या करेगा? सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर देगा। उसी प्रकार वारंट मामले में भी सम्मन जारी हो सकता है। कहाँ प्रावधान किया गया है? जब हम 204 के का परंतु देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि जब किसी पद वाले व्यक्ति पर, जैसे कि बड़े आदमी पर कोई, या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उसके लिए वारंट जारी करना है, न्यायालय उचित समझे तो उस वारंट के स्थान पे सम्मन जारी कर सकता है। ये सब मैंने डीप में पढ़ाया है। आप वहां पे जब सम्मन वारंट ये सब पढ़ाया है, उसमें डीप में पढ़ाया। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ाना शुरू करूं तो। फिर देखिए सम्मन क्या होता है, दो प्रतियों में। अब सम्मन वारंट में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे कि सम्मन क्या है, दो प्रतियों में जारी होता है, जबकि वारंट क्या है, एक प्रति में जारी होता है। सम्मन क्या है, दो प्रति में जारी होता है, और वारंट क्या है, एक प्रति में जारी होता है। सम्मन उस व्यक्ति को डायरेक्ट लिखा जाता है, जबकि वारंट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, किसी अन्य प्राधिकारी को संबोधित लिखा जाता है। क्या है, सम्मन उस व्यक्ति को डायरेक्ट लिखा जाता है कि आपको आदेशित किया जाता है कि आप फला समय फला स्थान फला न्यायालय में आप फला तिथि को फला न्यायालय में आप हाजिर हो जाइए। जबकि वारंट क्या है कि डायरेक्ट नहीं होता, वह किसी प्राधिकारी को, पुलिस अधिकारी को या कोई लोक अधिकारी को जारी होता है और उसे कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय में हाजिर करे। तो दोनों में यह अंतर है कि सम्मन दो प्रतियों में होती है, वारंट एक प्रति में होती है। सम्मन डायरेक्टली उस व्यक्ति को लिखा जाता है, जबकि जो वारंट है डायरेक्ट उस व्यक्ति को नहीं लिखा जाता है। अब देखिए कि सम्मन होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सम्मन होता क्या है, क्योंकि जब सम्मन हमें नहीं समझ में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सम्मन क्या होता है। तो क्या कहता है कि सम्मन टू कॉल समबडी इन द कोर्ट, क्या कहता है कि एक आदेशिका होती है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय या स्थान पर हाजिर होने के लिए कहा जाता है। क्या होता है, एक आदेशिका होती है जो किसी व्यक्ति को निश्चित समय या स्थान पर उपस्थित होने के लिए अपेक्षा की जाती है। सम्मन का प्रारूप कहाँ है, तो अभियुक्त के लिए जो सम्मन है वह हम अनुसूची देखेंगे। अनुसूची 2 के जो प्रारूप संख्या 1 है उसमें अभियुक्त के सम्मन के बारे में और साक्ष्यों के सम्मन के बारे में जो प्रारूप है वह 33 में प्रावधान किया गया है। जब हम अनुसूची देखेंगे तो वहां पे इसका प्रारूप दिया गया है। अभियुक्त के लिए प्रारूप संख्या 1 है और साक्षी के लिए प्रारूप संख्या जो 33 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। एक बार और देख लेंगे कि सम्मन क्या होता है। तो कहता है कि सम्मन एक आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित तारीख, समय या स्थान पर हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाता है। क्या होता है, सम्मन एक ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति को निश्चित समय या स्थान पर, निश्चित तारीख को निश्चित समय या स्थान पर हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाता है। अब सम्मन को इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के 11वें संस्करण के जो वॉल्यूम 26 है और पृष्ठांक 80 में परिभाषित किया गया है। क्या है कि सम्मन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के इसमें लीगल वर्ड परिभाषित होता है के 11वें संस्करण के जो वॉल्यूम 26 का पृष्ठ 80 है उसमें परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सम्मन एक ऐसी आदेशिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। क्या कह रहा है, सम्मन एक आदेशिका है। आदेशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है, ये जानते रहिए। क्या क्या, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की। सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की। तो क्या कह रहा है कि सम्मन एक उद्देश्य क्या है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को निश्चित समय या स्थान पर उपस्थित होने के लिए अपेक्षा की जाती है। अब क्या कहता है कि सम्मन के आवश्यक तत्व कहाँ परिभाषित बताया गया है, तो अब आइए धारा 61 में क्या कहता है, सम्मन के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। क्या, तो कहता है कि जब हम 61 देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी अनुसूची का प्रारूप देखते हैं तो उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि सम्मन के कुछ क्या जो है आवश्यक तत्व हैं। तो कह रहा है कि यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या है, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह लिखित में होता है। लिखित में होता है तो जनरल क्लाज एक्ट 1897 की धारा 3 के 65 में लिखित का तात्पर्य है कि मुद्रित और फोटोग्राफिकल या अन्य दृश्यमान तरीका। फिर क्या कह रहा है, हस्ताक्षरित होता है। तो किसका हस्ताक्षर होता है, तो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होता है और हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। क्या कह रहा है, हस्ताक्षरित होता है किसका, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का। फिर कह रहा है न्यायालय की मुद्रा में होता है। सम्मन दो प्रतियों में होता है। क्या कह रहा है, न्यायालय द्वारा जारी होता है, लिखित में होता है, हस्ताक्षरित होता है, न्यायालय की मुद्रा में होता है और सम्मन 2 प्रतियों में जारी किया जाता है।
प्रारूप के आधार पे कह सकते हैं कि उपस्थित होने का समय होना चाहिए, उपस्थित होने का स्थान होना चाहिए और अपराध का विवरण होना चाहिए। क्या कह रहा है, सम्मन के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो सबसे पहले कहता है कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेशिका होती है। दूसरा कहता है वह लिखित में होती है। तीसरा कहता है हस्ताक्षरित होती है। चौथा कहता है न्यायालय की मुद्रा में होता है। और पांचवा कहता है कि जो सम्मन है वो 2 प्रतियों में होता है। जब प्रारूप देखते हैं उसके आधार पे क्या कंटेंट है, तो कहता है कि उपस्थित होने का समय होना चाहिए, उपस्थित होने का स्थान होना चाहिए और अपराध का विवरण होना चाहिए। एक केस आई थी इम्परर बनाम अमेठी के कुंवर रणंजय सिंह का 1926 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया था कि यदि सम्मन में स्थान, समय आदि का विवरण नहीं है तो वह विधि की दृष्टि में सम्मन नहीं है। क्या कह रहा है कि इम्परर बनाम अमेठी के कुंवर रणंजय सिंह के मामले में कि अगर जो सम्मन में स्थान और समय नहीं दिया गया है तो विधि की दृष्टि में सम्मन नहीं माना जाएगा। और कुछ और अनियमितता हैं जिसके बारे में हम 465 के तहत इसे दूर किया जा सकता है, जैसे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होना, न्यायालय की मुद्रा न लगना। मतलब कह रहा है कि कुछ और भी अनियमितताएं हैं जो 465 में दी गई हैं कि अगर न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, न्यायालय की मुद्रा नहीं लगी है। फिर कह रहा है कि म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड वृंदावन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1952 इलाहाबाद का भी मामला इससे संबंधित है। अब क्या कह रहा है कि एक बार और लेते हैं कि सम्मन की आवश्यक तत्व क्या है। तो कह रहा है कि सम्मन के निम्न आवश्यक तत्व, सम्मन को लिखित में होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, यह निम्न में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, या तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी द्वारा। फिर कह रहा है सम्मन जारी करने वाले न्यायालय की मुद्रा या सील भी लगी होनी चाहिए। क्या हो गया कि सम्मन जो है लिखित में होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और न्यायालय की मुद्रा भी होना चाहिए। अब आइए कि सम्मन किसके द्वारा होगी, सम्मन की जो तामीली है वह किसके द्वारा होगी, इसके बारे में प्रावधान 62(1) में किया गया है। संहिता की 62(1) मतलब 62(1) उपधारा 1 के अनुसार सम्मन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा तामील किया जा सकता है। कौन कौन से अधिकारी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि पुलिस अधिकारी द्वारा सम्मन की तामीली की जा सकती है, या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन सम्मन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा तामीली की जा सकती है। अब देखेंगे सम्मन की तामीली किसके द्वारा की जा सकती है। तो 62 की उपधारा 1 के अनुसार सम्मन की तामीली निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है। कौन कौन से, पुलिस अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन सम्मन जारी करने वाले न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा। इसमें आता है कि कुछ चीजें आती है जिसको इस डायग्राम से देखते हैं। तो क्या कह रहा है, सम्मन की तामीली कैसे की जा सकती है, तो कौन करेगा, तो जो 62(1) है उसमें बता दिया 3 लोग करेंगे, पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसके अधीन जो न्यायालय जारी करता है उसके किसी अधिकारी द्वारा या अन्य किसी लोक सेवक द्वारा। अब किस पर तामील की जाएगी और तामीली का ढंग क्या होगा, यह 62 से लेकर 67 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सम्मन किस पर तामील किया जाएगा और उसकी तामीली का क्या ढंग होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। कहाँ, 62 से लेकर 67 तक। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से यहां भी देखेंगे। सामान्यतः क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से एक प्रति का प्रदान करके दूसरी प्रति पर पृष्ठांकित उसका हस्ताक्षर लेना, यह कहाँ प्रावधान है, तो 62 की 2 और 3 में है कि व्यक्तिगत रूप से एक प्रति का प्रदान करके दूसरी प्रति पर उसका हस्ताक्षर लेना के बारे में प्रावधान है। और फिर एक और तरीका है कि सहवासी किसी कुटुंब के वयस्क पुरुष सदस्य को के पास छोड़कर किया जाता है। इसके बारे में प्रावधान कहाँ है, 64 में इसके
इसके बारे में प्रावधान है। तो सामान्यतः कैसे की जाती है, तो व्यक्तिगत रूप से एक प्रति का प्रदान कर दिया जाता है, दूसरे प्रति के पृष्ठभाग पर उसका हस्ताक्षर ले लिया जाता है। कहाँ प्रावधान है, 62 की 2 और 3 में। या फिर जो कुटुंब के वयस्क सदस्य है उसके पास छोड़कर कहाँ प्रावधान है, 64 में। डाक द्वारा निगम का है तो 63 में इसके लिए प्रावधान है। निगम को समन की तामीली कैसे की जाएगी, 63 में। साक्षी को समन की तामीली कैसे की जाएगी, ये 69 में डाक द्वारा किया जाता है। फिर निगमित निकाय या रजिस्टर्ड सोसाइटी पर कैसे की जाएगी, ये 63 में बताया गया है कि सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य जो प्रधान अधिकारी हैं या भारत में स्थित निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर की जाती है। अब सरकारी जो सेवक हैं उन पे कैसे की जाती है, धारा 66 कहती है सरकारी सेवक के प्रमुख को 2 प्रतियों में भेजकर 62 की अनुपालना करते हुए हस्ताक्षर कराकर न्यायालय को लौटाएगा, यही सम्मन की तामीली की जाती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इन सब तरीके से सम्मन की तामीली नहीं की जाती है तो क्या होगा। एक केस आई थी ब्रिज बल्लभ बनाम AR खान की, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिकारी द्वारा सम्मन तामील न किया जाना उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा। अगर अधिकारी सम्मन की तामीली सम्मन को स्वीकार नहीं करता तो उसे जो है न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। यदि उक्त तरीके से सम्मन की तामीली नहीं होती है तो प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो 65 में दिया गया है कि तामीली करता अधिकारी सम्मिलित व्यक्ति के निवास स्थान पर सहज दृश्य भाग पर उसे चिपका देगा, चस्पा कर देगा और न्यायालय यह समझेगा कि सम्मन की तामीली हो गई है। फिर कह रहा है अन्य स्थानीय अधिकारिता के बाहर जो है, अगर वो स्थानीय अधिकारिता के बाहर सम्मन की तामीली कैसे की जाएगी उसके बारे में 67 और 68 में प्रावधान किया गया है। 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर सम्मन की तामीली की जानी है या वह निवास करता है, तो वह मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सम्मन को वैसे ही तामील कराएगा मानो कि उसी के द्वारा जारी किया गया है। इस तरह मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब हम एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्यक्तिगत सम्मन की तामीली व्यक्तिगत होगी, कैसे होगी उसके बारे में हम देखेंगे। कहाँ प्रावधान है, 62 के 2 और 3 में प्रावधान किया गया है कि संभव है तो सम्मन की तामीली उस व्यक्ति को जिसके नाम वह सम्मन जारी किया गया हुआ है व्यक्तिगत रूप से की जाएगी और सम्मन की एक प्रति उसे दी जाएगी। सम्मन तामील करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह व्यक्ति उस पर सम्मन की तामीली की गई है दूसरी जो प्रति है उसके पृष्ठ भाग पर सम्मन की प्राप्ति का हस्ताक्षर करेगा। क्या कह रहा है कि अगर जहां तक संभव हो सके अगर जिस व्यक्ति को जारी है वही व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसे देकर उसकी तामीली कराई जाएगी और वह व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी जो प्रति है उसके पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करके यह क्लियर करेगा कि उसने सम्मन की तामीली कर ली है। आइए देखिए धारा 63 क्या कहती है, निगमित निकाय या सोसाइटी पर सम्मन की तामीली कैसे की जाएगी। तो 63 के अनुसार कहता है किसी निगम पर सम्मन की तामीली निगम के सचिव को, स्थानीय प्रबंधक को या प्रधान अधिकारी पर तामीली की जा सकती है। किसको, तो कह रहा है कि निगम का जो सचिव होगा, स्थानीय प्रबंधक होगा, प्रधान अधिकारी होगा, उस पर सम्मन की तामीली की जा सकती है। या फिर भारत के में किसी निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर भी की जा सकती है। किस पर की जा सकती है, तो निगम का सचिव होगा, प्रबंधक होगा या प्रधान अधिकारी पर की जाएगी। या फिर भारत में निगम के जो मुख्य अधिकारी है उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की गई सम्मन की तामीली तब समझी जाएगी जबकि वह पत्र पहुंचता है। जब फिर क्या कह रहा है कि अगर वह सम्मन की तामीली करने वाला व्यक्ति न मिले तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बारे में प्रावधान कहाँ है, तो 64 में है कि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो क्या होगा। तो कहता है कि जब सम्मन किया जाता है वह व्यक्ति उचित सतर्कता बरतने के बावजूद भी नहीं मिलता तो सम्मन की तामील उसके परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति पर जो कि व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है।
जो उसके साथ रहता है। इस प्रकार तामीली की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को सम्मन की एक प्रति दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उसका हस्ताक्षर करा लिया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सम्मन की तामीली के लिए भेजा जाता, वह व्यक्ति जिसके लिए सम्मन है वह नहीं मिलता, तो उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को देकर की जाएगी और उस व्यक्ति का उस सम्मन की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करा लिया जाएगा। परंतु नौकर पर की गई सम्मन की तामीली अवैध मानी जाएगी और क्योंकि नौकर जो है परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। क्या कह रहा है कि नौकर पर अगर सम्मन की तामीली की गई है तो उसे अवैध मानी जाएगी क्योंकि नौकर को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। कौन सी केस है? इन री बिहारी लाल 1899 का केस है। इन री बिहारी लाल के मामले में कहा गया कि नौकर पर सम्मन की तामीली नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है कि नौकर पर, और इसमें जो है जो अगर हम पढ़ेंगे जब सीपीसी तो उसमें क्या है कि वयस्क किसी भी सदस्य पर की जा सकती है। यहाँ पे वयस्क पुरुष सदस्य को ही देके की जाएगी, यहाँ पे महिला सदस्य को नहीं दिया जाएगा। वयस्क पुरुष सदस्य पे ही व्यक्तिगत रूप से तामीली कराई जाएगी, उसके परिवार का जो सदस्य होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उपयुक्त वर्णित ढंग से सम्मन की तामीली न होने पर प्रक्रिया। अगर इन सभी प्रकार से सम्मन की तामीली नहीं हो पाती, पहले तो व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाती, निगम या सोसाइटी पर सम्मन की तामीली नहीं हो पाती, वह व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके परिवार के किसी सदस्य पर भी नहीं हो पाती, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसके बारे में प्रावधान 65 में दिया गया है कि जब सम्मन की तामीली उचित सावधानी बरतने के बावजूद भी 62, 63 और 64 में नहीं हो पाती और बड़ी 30 से नहीं हो पाती, तो सम्मन करने का अधिकारी सम्मन की तामीली की एक प्रति ऐसे उसके निवास स्थान पर, जहां वह सामान्य रूप से निवास करता है, आसानी से दिखने वाले स्थान पर चिपका कर करेगा। ऐसी तामीली की स्थिति में न्यायालय यह घोषित करने का अधिकार होगा कि सम्मन की तामीली हो गई है, या न्यायालय ऐसी रीति से पुनः सम्मन की तामीली का आदेश दे सकता है। क्या कह रहा है कि अगर 62, 63 और 64 के तहत सम्मन की तामीली नहीं होता तो क्या होता? उसके निवास स्थान पे जो सहज दृश्य स्थान पर वहां पे चिपकाकर न्यायालय मान लेगा कि सम्मन की तामीली हो गई है, या फिर उसे पुनः सम्मन की तामीली के लिए सम्मन जारी करेगा। फिर आइए देखिए सरकारी सेवक पर सम्मन की तामीली, जिसके बारे में 66 में प्रावधान किया गया है। सरकारी सेवक पर सम्मन की तामीली कैसे होगी? तो कहता है जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो 2 प्रतियों में सम्मन न्यायालय द्वारा उस कार्यालय के प्रधान को भेज दिया जाएगा जिसमें जो व्यक्ति सम्मन किया गया है वहां नौकरी करता है। कार्यालय प्रधान धारा 62 में बड़ी 30 से तामीली करवाएगा और दूसरी प्रति के पृष्ठांकन भाग पर हस्ताक्षर करके न्यायालय को लौटा देगा और यह उसका ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामीली का साक्ष्य होगा। क्या करेगा? उसका जो अधिकारी होगा उसके पास भेज दिया जाएगा, वह क्या करेगा? साइन करके वो उसको लौटा देगा, मान लिया जाएगा कि सम्मन की तामीली हो गई है। सरकारी सेवा पर 66 में प्रावधान है। स्थानीय अधिकारिता के बाहर सम्मन की तामीली, इसके बारे में प्रावधान 67 और 68 में दिया गया है। जहां किसी व्यक्ति के नाम जारी किया गया सम्मन जारी करने वाला व्यक्ति न्यायालय की जुरिडिक्शन के बाहर निवास करता है तो 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट के पास भेज जाएगा जिसकी की अधिकारिता में जो सम्मन करने वाला व्यक्ति है निवास करता है, तो वह सम्यक रीत से उसकी तामीली कराएगा। क्या कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है तो कह रहा है कि उसके पास जो न्यायालय होगा वह